राजनीति में कब कौन सा मुद्दा किस ओर मुड़ जाए ये कोई नहीं बता सकता। अब ईवीएम को ले लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गड़बड़ी का आरोप लगाकर सभी दल शुरू थक चुके थे, लेकिन 28 मई को हुए उपचुनाव के बाद ईवीएम में खराबी को शिवसेना ने देश में तानाशाही के खतरे से जोड़ दिया। 28 मई को महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया और यूपी के कैराना लोकसभा चुनाव में ईवीएम खराब होने पर काफी शोर मचा। चुनाव आयोग आज कैराना के 73 और भंडारा गोंदिया के 24 बूथों पर दोबारा वोटिंग भी करा रहा है, लेकिन शिवसेना ने इसी बात पर चुनाव आयोग को जमकर लताड़ा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखकर आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग की वोटिंग मशीनों और मशीनरी ने देश को चाटुकारिता के लोकतंत्र की ओर धकेल दिया है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग वर्षों से सरकारी कंपनी बेल से ईवीएम मंगाता था, लेकिन इस बार के चुनाव में सूरत की निजी कंपनी से मंगाई गई वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। शिवसेना की संपादकीय में लिखा था कि साम दाम दंड भेद की बजाय ईवीएम के भीड़तंत्र और चाटुकारों के लोकतंत्र का मामला खतरनाक है। रूस के पुतिन और चीन के शी जिनपिंग ने उस उम्र भर सत्ता में रहने की व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से कर ली थी। हिंदुस्तान में भी वैसी ही तैयारी शुरू हो गई है, पर वो संभव नहीं है। पालघर में लगभग 50 या 60 हजार लोग मतदान केंद्र से वापस चले गए निराश होकर। 3-3 घंटे तक ईवीएम बंद पड़ा रहा। ये पूरा जो है ये घोटाला है। पूरे देश में इसी प्रकार से अगर दबाव में चुनाव यंत्रणा काम करेगी तो ये तो एजेंट है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, पैसों का खेल चल रहा है। शिवसेना के पार्टी प्रमुख इन्होंने कल ही बहुत एक फोर्सफुली उन्होंने अपना ये बयान दिया कि ये ईवीएम मशीन जो है इस पे भरोसा नहीं कर सकते। कई जगह तो जो उम्मीदवार है उसका भी वोट खुद का रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां ईवीएम के बारे में शिकायत कर रहे हैं। यह शिवसेना लोकतंत्र को कहती है और इलेक्शन कमीशन को भी कहती है। लोकतंत्र को कहना यह देश के 130 करोड़ देशवासियों का अपमान है। इलेक्शन कमिश्नर उनके ऊपर तुरंत से तुरंत कड़ी कार्रवाई करे और उन्हें इस देश के लोकतंत्र को जो कहता है उन्हें अपनी जगह दिखाए। सवाल यह है कि आपके पास मशीन जब फेल हो रही है और ये जानते हुए आपने उस वक्त क्यों नहीं ये लिया। इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया रहा है वो यही दिखाता है कि सरकार और दोनों मिलके है, और इसलिए मेरे हिसाब से उनके इस रिलेशन को कोई भी किसी भी तरह से संबोधित कर सकता है। तो आखिरकार चुनाव आयोग पर इतनी बड़ी उंगलियां क्यों उठाई गई? आखिरकार लोकतंत्र के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ सकते थे? इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा है जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ अनिल देसाई साहब हैं जो सांसद है शिवसेना के, हमारे साथ प्रोफेसर राजकुमार फलवरिया है जो आरएसएस के थिंकर हैं, हमारे साथ प्रकाश पांडे जो हमारे सीनियर एडिटर हैं, और हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल आनंद है जो एडिटर न्यूज है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने चुनाव आयोग के बारे में एक पिटीशन भी लगाई थी। सबसे पहले मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा। आखिरकार लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र को जिस तरह से चलाया जा रहा था उसके लिए इतने कड़े और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल आखिरकार आपने क्यों किया? जिस तरह से ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, इसको इलेक्शन द्वारा, चुनावों द्वारा यहाँ के प्रतिनिधियों को चुनकर दिया जाता है। लोग उनको चुनकर देते हैं और इस प्रक्रिया को, सबसे बड़ी प्रक्रिया को लगाने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में इलेक्शन करवाती है और निपक्ष इनका पूरा व्यवहार रहता है। इस तरह की एक धारणा है जिस तरह से आज तक चला है। इस दौरान जब जब ये ईवीएम के साथ ये दौर शुरू हो गया, ईवीएम मशीन में जो खामियां, ईवीएम मशीन किस तरह से मैलफंक्शनिंग होती है, ईवीएम के बारे में सिर्फ हमारी पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टियों ने जगह जगह पर इस चीज को विरोध किया
कि जिस तरह से ईवीएम के ऊपर बीजेपी ने भी उंगलियां दिखाई थी, किरीट सोमैया से लेकर वहां के उनके सभी सांसद, उनके प्रमुख महामंत्री भी इसमें शामिल थे, बुक लिखी गई थी। और ये ईवीएम का हमेशा ईवीएम के बजाय आप बैलेट पेपर से करो, ये शिवसेना की मांग पहले से थी। सबसे पहली मांग इस बारे में करने वाले शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी थे। बाला साहब का ये कहना था, इतने बड़े देश में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसमें पेपर बैलेट से आप लीजिए। जो बातें पेपर बैलेट के जरिए से होने में जो खामियां थी, जो हमारे सामने बातें आती थी, जहां पे बूथ रिगिंग होता था, वहां पे मसल पावर यूज किया जाता था, डंके की चोट पर आप वहां पे बंदूक के नोक पर आप ये करवाते थे, तो ये सब चीजों को देखकर ये परिवर्तन लाया गया। लेकिन ये परिवर्तन इतना बेकार, जिसके साथ में खिलवाड़ हो सकता है, जिससे ईवीएम के बारे में ये सबसे पहली बात तो जो हम कहते हैं कि इस डेमोक्रेसी में जो एक ही हक मतदाताओं को मिलता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एंश्राइन किए गए प्रिंसिपल्स है कि वो ये है कि उसको ये अधिकार, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, और वो अधिकार सिर्फ इलेक्शन के दौरान, चुनावों के दरमियान वो अपना निभा सकता है। इसके बारे में ये स्पष्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके आगे और इसके बाद में उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये जो अहम अधिकार उसको मिला गया है, वो जब बूथ पर जाता है मतदाता, तो उसको ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वो वहां पे बटन दबा के, वो ये तो ईवीएम के द्वारा देख सकता है, बटन दबाए वहां पे बत्ती जलती है, कहां पे उसका वोट गया, लेकिन वो एक मशीन के द्वारा जाता है। और बैलेट पेपर में यहाँ पे मैंने अपना सिक्का लगाया, मैंने मोहर उठाई और मैंने वो पूरे पर्ची बंद कर दी और अपने बैलेट बॉक्स में डाल दी। इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि वो मैकेनिकल इससे जाता है, वो कहाँ गया, किस तरह से गया, उसमें छेड़छाड़ी की है, उससे कोई प्रोग्राम बना के पहले से ही इस तरह की ये हुई है, ये सब जानने के लिए उससे वो बेजार हो जाता है। उसको और ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए आपने वीवीपैट का इस्तेमाल किया, जो आप वोटर्स वेरीफाइबल ऑडिट पेपर ऑडिट ट्रेल, जो आपको यहाँ पे बटन दबाने के बाद में जहां आपका वोट जाता है, उसी तरह से वो वीवीपैट में आपको पर्ची आ जाती है, जहां आपने जिसको वोट किया उसका, उस पार्टी का सिंबल वगैरह ये सब आता है। अब वो फुल प्रूफ करके आपने बाहर लाया, उसके लिए पूरी जांच करनी जरूरी थी। इस उपचुनाव में पालघर में ये देखा गया कि आपके जो वीवीपैट है, वो वीवीपैट लाइट सेंसिटिव है, वहां पे उसको साधारण नेचुरल लाइट अगर थोड़ा भी उसको पेनिट्रेट होता है तो ट्रिप हो जाती है, बंद हो जाती है। ईवीएम की अपनी कहानी है, ईवीएम अपने आप में बंद रहते हैं। वहां पे उस क्षेत्र में पालघर उपचुनाव जहां पे हुआ, उसमें आप अगर देखेंगे तो जो विधानसभा के क्षेत्र है, काफी 3-4 क्षेत्र ऐसे हैं कि हिली टेरेन में, बहुत रिमोट एरियाज में, वहां बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आदिवासी लोगों की बस्ती है। सुबह सुबह में आके वो लाइन लगा के खड़े हो गए, आधा घंटा मशीन चली, उसके बाद में बंद होने पर 3-3 घंटा वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं, वहां पे कोई सुनवाई नहीं, वहां पे कुछ नहीं। वहां पे हम वो रिटर्निंग ऑफिसर को कहते रहे, हमारे कार्यकर्ता, वहां के ऑफिशियल्स, ये सब कहते। देसाई साहब, मैंने आपसे बात मानी, देसाई साहब मैंने आपकी बात मानी, पर मुझे ये बताइए कि ये टेक्निकल खामी की वजह से आप ऑटोनोमस चुनाव आयोग, सुनिए आप, नहीं वो आधा सुनने के बाद, नहीं आधा सुन के आप मेरी बात सुनिए। आप पहले बात सुनते ही नहीं है, आधी बात सुनने के बाद आपके जो प्रश्न रहते हैं वो उसी से शुरू हो जाते हैं, और आपको जहां पे इसको मोड़ पे ले जाना है उसी को लेके जाएंगे। आप ये बात सुनिए कि बिल्कुल नहीं हूं, नहीं, या तो फिर आप अपनी तरह से आप ले जाइए। ये जो असुविधा है, सुनिए दीपक जी, ये जो जिस तरह की ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन ने ये अपने आप में फेलियर हो चुका है। और इसके फेलियर होने के नाते बार बार कहने के बाद भी यही मामला, इसी तरह से ये चुनाव का तंत्र चलेगा, ये लोकतंत्र में जायज है। जबकि एडवांस कंट्रीज है, उन्होंने भी इस चीज को अपनाया था, उसको छोड़ दिया। ये स्टैंड अलोन ये है, इसमें टेम्परिंग नहीं हो सकता, इसमें हैकिंग नहीं हो सकता है, और जो भी बातें सामने आई उसको नकारा गया। और जो बातें हमारी कहने की है कि आपको इस हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी लोक संख्या के देश में आपको क्या हर्ज है बैलेट
बैलेट पेपर से इतना बड़ा देश रोक सकता है 8 दिन के लिए उसकी गिनती होने तक। और जहां पे मसल पावर और बूथ रिगिंग पहले होती थी, वहां पे आज कुछ बातें नहीं आई है। सीसी कैमराज आए हैं, आपका बंदोबस्त आया है, आपके पास ऑटोमेटिक सभी वेपन्स में काफी वृद्धि और काफी ये हुई है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। इन चीजों को लेके आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बना सकते हैं जरूर, तो वो बनवाना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन इसके लिए कोई राहत नहीं दे रहा है या उसके ऊपर कोई विचार नहीं हो रहा है। और ये सब रूलिंग पार्टी जो जिसकी अपनी ये रहती है उस तरह की सोच चलती है। तो इलेक्शन कमीशन में जो खामियां इसी तरह से सामने लेके आके उसको कंप्लेंट्स करना, उसके बारे में बताना, ये सब करना स्वाभाविक है। ये लोकतंत्र में दिया गया हक है, उसी जरिए से ये आया है। नहीं, मुझे ये बताइए सर कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। आप आरोप लगा रहे हैं मोदी पर, आप आरोप लगा रहे हैं गुजरात के नेताओं यानी मोदी और अमित शाह पर, और इन दोनों पर आरोप लगाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि ये शी जिनपिंग और पुतिन जैसे डिक्टेटर बनना चाहते हैं। ये दोनों कंक्लूजन आप कैसे निकाल रहे हैं? जिस तरह से जो बातें आई है, जिस तरह से गुजरात का चुनाव हुआ, गुजरात में जो बातें सामने आई, किस तरह से वहां पे हालात थे, क्या जमीनी हालात थे, क्या हो रहा था, कौन से दल से कौन, इलेक्शन कमीशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में लगातार यहाँ पे फाइलें हो सकती है हर पार्टी की कि जहां पे उन्होंने अपनी कंप्लेंट लगाई है, अर्जी लगी है, इस चीज को ठीक करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई चीज नहीं आ रही है। और जो बातें लग रही है उसको अपने आप से आज संजय राउत जी ने वहां पे सामना में रखी है, लिखी है। तो ये एक विचार के लिए है कि भाई किस तरह से हम जा रहे हैं, कहां पे अपना देश जा रहा है। आप उसको उसी तरह से लिटरेरी मीनिंग और लिटरेरी इससे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हालात जरूर है जिस तरह से पूरे देश में जो हालात बन रहे हैं। आप महंगाई देखिए, आप जिस तरह से चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जिस तरह से एक प्रोग्राम बन गया गवर्नमेंट का, उसी को लेके जा रहे हैं कि बहुत अच्छी खुशहाली है, बहुत अच्छे दिन है, इसी तरह से चलेगा। ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर से खर्चा, ये सभी बातों को होना चाहिए था। वो गरीब, वो कॉमन मैन वहीं पे खड़ा है, उसकी हालत दिन ब दिन कम और बेकार होती जा रही है। तो इन सब चीजों का जो एक जरिया है, जिस तरह से बातें ये सही जो भी जमीनी हालात है वो बताए गए। प्रकाश, हमारे सहयोगी शिवसेना कवर करते हैं। प्रकाश, मुझे बताइए कि क्या चुनाव आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इनको गाली देने से क्या कॉमन मैन की हालत सुधर जाएगी? ऐसा क्यों है कि शिवसेना सीधे मोदी और सीधे अमित शाह पर टारगेट कर रही है? दीपक, देखिए, जब से शिवसेना ने ये घोषणा की है कि अब हमारा गठबंधन नहीं रहेगा, ना विधानसभा में ना आने वाले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद पालघर का जो चुनाव है, इस वक्त दोनों आमने सामने हैं और इस वक्त वाटर टेस्टिंग है शिवसेना के लिए। शिवसेना को लगती है, शिवसेना ने निसंदेह बहुत जबरदस्त फाइट दी है, क्योंकि वहां पर जिनकी मृत्यु हुई थी, उपचुनाव हो रहा, उनके बेटे को जो है टिकट दिया था, तो वहां पे एक सिंपैथी वोट है। लेकिन शिवसेना दोनों तरफ से देख रही कि इतनी फाइट के बावजूद अगर हार हो जाती है तो सीधे ठीकरा जो है ईवीएम के ऊपर फोड़ने के लिए पहले से ही जो है एक पूरा माहौल बनाया जाए। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि सीधे मोदी पे या अमित शाह पे टारगेट जो हो रहा है, या जो कंपनी जो ईवीएम मशीन भेज रही है गुजरात पे टारगेट हो रहा है, तो उसका भी एक बहुत गलत कह रहे हैं प्रकाश जी, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये आपका, सॉरी टू डिस्टर्ब, नहीं, ये आपका अपना खुद का ये राय है, खुद की राय है अनिल जी। जो मुझे लगता है और जो मैं वहां पे जितना मैं आपकी पार्टी को समझता हूं, तो सीधे तौर पर अगर मोदी पे और इस पे अगर आप टारगेट करते हैं, तो अगर पार्टी जिस तरह से बार-बार शिवसेना कहती है कि हमें बाहर निकलना है, तो चाहते हैं कि बीजेपी ही बाहर कर दे हमें, तो उस केस में जो है शिवसेना यू कैनॉट हैव मराठी हमारा व्यू की बात उठा के आपका व्यू, अनिल देसाई जी आप जवाब दीजिए। अनिल देसाई जी आप जवाब दीजिए। प्रकाश ने अपनी बात कह ली, लेकिन मेरा एक सप्लीमेंट्री है। आप नो आप, मैं जवाब दे रहा हूं जी। ये जो कह रहे हैं कि हाँ, ये जो कह रहे हैं कि ये पहले से जगह बना रहे हैं। आप अगर पालघर में होते, उपचुनाव के दरमियान आपने देखा होता तो किस तरह की सिंपैथी की वेव है, किस तरह से लोग सराह रहे हैं, ये सब आपने इसमें कहा होता। अगर इसके बावजूद भी अगर शिवसेना हारती है तो इसी से पहले से ये ग्राउंड बना रही है, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए, इससे पहले अनिल जी, मैंने ये भी कहा कि शिवसेना बहुत अच्छी फाइट दे रही है वहां पर। में किस तरह से ये होगा, उसके पहले भी हमने रिटर्निंग ऑफिसर से आप जांच कीजिए। मैंने
अनिल जी, मैंने ये भी कहा कि हम शिवसेना ने बहुत अच्छी फाइट दी है वहां पर। जो करेंगे, जो फैसला लोग करेंगे वो हमको मंजूर होगा, उसके बारे में नहीं है। ठीक है अनिल जी, आप उधर ग्राउंड पे अगर होते या होंगे तो आपको ये जरूर दिखा होगा क्या हो रहा है वहां पे। तभी मैंने कहा कि शिवसेना ने बहुत अच्छी फाइट दी है। तो ये आप ये न कहिए कि भाई अगर हार जाएंगे तो उसके लिए ये जगह बना रही है कि भाई इलेक्शन कमीशन को। चलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हारेंगे। में आप मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप नहीं हारे। के बारे में मीटिंग्स हुई है, शिवसेना ने हमेशा ये बातें रखी है। हाँ, मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप नहीं हारे। शुभकामनाएं तो लेकिन अनिल देसाई जी, अगर आपको रूलिंग पार्टी के साथ कमीशन से जांच करवाइए, रूलिंग कोalition के साथ इतनी दिक्कत है, तो आप सिर्फ गठबंधन के साथ क्यों बने हुए हैं? मुझे ये बता दीजिए कि अगर रूलिंग कोalition के साथ इतनी दिक्कत है तो शिवसेना फिर गठबंधन के साथ क्यों बनी हुई है, एनडीए के साथ क्यों बनी हुई है? गठबंधन में रहना, गठबंधन से अलग होना, गठबंधन छोड़ देना, ये जो फैसले हैं ये हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव जी खूब जानते हैं। कब कौन सा फैसला लेना है ये उनका अधिकार है, इसमें आपको दखलंदाजी देने की मैं समझता हूं कि जरूरत नहीं है। जो है वो जिस तरह से बातें बनेंगी, जिस तरह से वाकया होंगे, उस तरह से आपको कदम उठाए गए भी दिखाई देंगे। लेकिन बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी प्रकाश पांडे जी ने कहा, हमारा कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। ये जो अब प्रयोग जो आप कह रहे हैं, इस चीज को जमीनी हालात से जोड़ के जिस तरह से देश जा रहा है, जिस तरह से हालात है शुरू, ठीक है, मैंने जमीनी हालात के साथ जोड़ा, आपके हर आर्गुमेंट को मानो, लेकिन अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार आपको है। आपको अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार है, ईसी को भी है, सरकार को भी है, मोदी जी को भी है, अमित शाह के लिए भी है, लेकिन तोड़ने का अधिकार जो है बिना उद्धव जी के सलाह के आप लेना नहीं चाहते। या ये कहिए कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल आप उद्धव जी के बिना राय के ले रहे हैं, क्या ये मानना सही है? देखिए, जो पार्टी के पक्ष की भूमिका रहती है, जैसे आपने जमीनी हालात की बात की, ये सही है, उसी को लेके पार्टी की जो भूमिका है उसी के अंदाज से, उसी के हिसाब से जाना रहता है। तो ये किसी को अपमानजनक, जहां से उद्धव जी को जोड़ लेना या हमारे संजय राउत जिन्होंने एडिटोरियल जो लिखा है उसके बारे में टिप्पणी करना, ये जैसे अधिकार आपको भी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में सब जायज है। पार्टी अपने विचार अपने हिसाब से, अपने जो मुखपत्र में है जो लिखना है वो लिखा, उसके बारे में जो अभी बहस होगी, जिस तरह से बाकी लोगों के विचार आएंगे, वो सब विचार जैसे लिखा गया है उसके ऊपर विचार आएंगे, क्रिटिकल रहेंगे, साइड से रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ये सब बातें स्वाभाविक है। डिबेट, डिस्कशन इज द मेन हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें हम लोग कहीं पे ये नहीं कर रहे हैं। जो बातें देखी, जो बातें सुनी, जो बातें सोची, जिस तरह से दिख रहा है, आप अगर कह रहे हैं कि भाई ये बात सोचिए कि आपने कहा कि अगर कॉमन मैन का क्या होगा ईसीआई को ये करके, कॉमन मैन को इसी में हर चीज से, कॉमन मैन के लिए ये पूरा लोकतंत्र है भारत का। कॉमन मैन के लिए जो आखिरी है उस तक ये सब सुविधाएं से लेके ये विकास पहुंचना कॉमन मैन के लिए बनता है। तो इलेक्शन कमीशन उसमें एक अपना घटक है। अगर वहां पे खामियां हैं, वहां पे अगर ठीक से ये नहीं हो रहा है तो उसमें इलेक्शन कमीशन को सुधार करने की बहुत जरूरत है, अगर वो एक इसमें एक बहुत बड़ा घटक। ठीक है, ठीक है, मैंने आपकी बात को एग्री किया अनिल जी। आगे हम बहस को खोलेंगे। सुदेश जी हमारे साथ है, आदिल बोपराई हमारे साथ है, हमारे साथ फुलवरिया जी है, प्रकाश है और साथ ही साथ आंचल है। बहस को आगे खोलेंगे ब्रेक के बाद। कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है कि शी जिनपिंग और पुतिन की राह पर चल रहे हैं मोदी। आंचल, आप एक सब्जेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी, मुझे ये बताइए कि आपको ईवीएम को लेकर इतना डाउट क्यों होता है? देखिए, ईवीएम को लेकर मेरे को डाउट नहीं होता है, लेकिन इसको हमें स्टेप्स में समझना होगा। एक, इलेक्शन कमीशन की अपनी इमेज जो पिछले कुछ टाइम में बहुत डेंटेड इमेज है, जो वो खुद रियलाइज कर रहा है। शायद यही वजह है कि उसने तमाम पुराने पूर्व सीईसीज को बुलाया था और रेजोल्यूशंस निकाले गए। नंबर एक, खास तौर से जब गुजरात और हिमाचल की डेट्स के अंदर फर्क था, कई ऐसे डिसीजंस थे ईसी के, आम आदमी पार्टी को लेकर जब फैसला आया वो मेरिट पे फैसला नहीं था, वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया, यानी कि आपने प्रोसीजरली लैप्स किया।
तो एक तो इलेक्शन कमीशन की इमेज जो कि खुद खराब हुई है, वो शायद ईसी खुद जान रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक ईवीएम्स की बात आती है, तो यही जो सीईसीज की मीटिंग हुई है, जिसमें आप कोई भी नाम ले लीजिए, एमएस गिल, जेएम लिंगदो, टीएस कृष्णमूर्ति, बीबी टंडन, डॉक्टर एसवाई कुरैशी और तमाम नाम हैं, इन्होंने सबने ईवीएम को क्लीन चिट दिया है, बोला है ईवीएम और वीवीपैट बिल्कुल सही हैं। अभी तक टिल डेट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने सवाल उठाए ईवीएम पे, एक भी सबूत नहीं दिया है। जो चैलेंज था चुनाव आयोग का, वो पूरा नहीं किया है। तीसरी बात आती है वीवीपैट। दरअसल इन चुनावों में भी वीवीपैट माल फंक्शन कर रहा था, और वीवीपैट को लेकर इससे पहले जब टेस्टिंग हुई थी, कहीं दौर चली थी, तो वहां पे भी माल फंक्शनिंग के किस्से थे। वो इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें रजिस्टर होता है। उनका कहना यह है कि सॉलिड मशीन है ईवीएम, जैसे कैलकुलेटर है जिसको हैक नहीं किया जा सकता, तभी ईसी कहती है हैक प्रूफ है। लेकिन जहां तक वीवीपैट की बात आती है, वो एक पर्ची घूमती है। जिस तरह हमारा प्रिंटर बहुत प्रॉब्लम देता है जब ज्यादा प्रिंट करना पड़ जाए, उसी तरह वीवीपैट दिक्कत देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि सुबह से ही 7 बजे से ही जब अगर ईवीएम्स प्रॉब्लम दे रही हैं, मॉक ट्रायल्स होते हैं हर बूथ के ऊपर, ये प्रॉब्लम्स के लिए प्लान बी ईसी का क्यों तैयार नहीं था? व्हाई डिड ईसी जंप टू द कंक्लूजन इमीडिएटली कि ये हीट की वजह से हो रहा है? 2 पुराने चुनाव हैं जो इतनी ही गर्मी में हो चुके हैं, अगले जनरल इलेक्शंस भी इतनी ही गर्मी में होने जा रहे हैं। तो क्या माना जाए, बिना इंक्वायरी के ईसी के इस तरह की बयानबाजी वो उसकी इमेज और खराब करती है, और शायद यही वजह है कि वो सवालों के घेरे में जिस तरह से अब आ रही है, वो आती चली जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक उसी के स्लिप्स हो रहे हैं। उसी के स्लिप्स हो रहे हैं। और किस तरीके से एक इलेक्शन कमीशन के बड़े ऑफिसर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लू लग गया है। कैसे लू लगा है, राजकुमार जी, हम देखते हैं कैसे लू लगा है और किसने ये बात कही है। जहां जहां पे ये हमारी वीवीपैट्स इस बार जो है ज्यादा संख्या में खराब हो रहे हैं। पिछले बार गोरखपुर में भी काफी खराब हुआ था, रिप्लेस भी करना पड़ा। इस समय चूंकि गर्मी ज्यादा है तो ये समस्या इस समय भी काफी विद्यमान है। बट लेकिन फॉर फ्यूचर के लिए ये जो इवन गर्मी के लिए भी ये ठीक से काम कर सकें, और जितनी ये इस तरह का जो फॉल्ट आ रहा है ये ना आने पाए, इसको भविष्य के लिए भी हमारे लिए चैलेंज है। देखिए, साफ कहा उन्होंने कि गर्मी हो गई इसके हुआ, लेकिन गोरखपुर की बात उन्होंने कह दी, लेकिन ये नहीं बताया कि गोरखपुर में जो चुनाव थे वो बड़े खुशनुमा मौसम में हो गए थे, वहां पर गर्मी की इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। सुदेश वर्मा जी, क्यों लू लग गई है ईवीएम को, ये बताइए मुझे। अगले चुनाव भी इतने ही गर्मी में होंगे, क्या उस वक्त भी वीवीपैट नहीं काम करेंगे? और आपको कुछ क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉल या फिर ग्लूकोज या फिर संतरे का जूस या फिर मौसम्बी का जूस, ये सब लेके जाना पड़ेगा जब आपके जो 1 वोट 10 यूज जाएंगे वो लोग। को जवाब देना पड़ेगा। और जैसा आंचल ने कहा कि चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है, तो चुनाव आयोग को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अकाउंटेबल सिस्टम बताना पड़ेगा कि है। लेकिन 2 चीज है दीपक जी, मैं शिवसेना के रिप्रेजेंटेटिव को सुन रहा था, उनका भी जवाब देना चाहूंगा। देखिए, 2 चीज, एक तो कि मशीन खराब हो, जो आइडेंटिफाई हो जाता है शुरुआत में जब सबके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं कि मशीन काम कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरा ये कहना कि मशीन हैक हो सकता है, ये दूसरी बात है। मशीन हैक के मामले में आपको पता है चुनाव आयोग ने खुला चुनौती दिया था सबको, सारे पार्टियों को, किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचा। एनसीपी और सीपीआई के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, उन्होंने ये जानने के लिए प्रयास किया कि सिस्टम वर्क कैसे करता है, किसी ने चैलेंज नहीं किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गई और बोली इन पार्टियों को ये कहने का कोई हक नहीं है, नैतिक हक नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं आया था, क्योंकि ये सिस्टम हैक नहीं हो सकता। अब अगर आप बीजेपी पर दोष देते, जो शिवसेना के लोग बता रहे थे, बीजेपी पर दोष देना सही नहीं है, और हम नहीं मानते कि हम पेपर बैलेट में फिर से वापस जाएं, क्योंकि अगर कार से एक्सीडेंट होता है तो क्या आप बैलगाड़ी की एरा में जाएंगे? अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो बेटर सिस्टम की जरूरत है, बेटर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। लेकिन सुरेश, आप ये बात तो मान रहे ना वीवीपैट काम नहीं करती है? आप ये बात तो मान रहे ना वीवीपैट काम नहीं करती है, तो 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है? आप इस बात से तो एग्री कर रहे हैं ना? ये कुछ देखिए, अगर 10% की जगह वीवीपैट ने काम नहीं किया और 90% काम किया, तो उस 10% को इंप्रूव करके 99.99% तक आने की आवश्यकता है। और यह इलेक्शन कमीशन खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो इस पर ध्यान देगी। लेकिन आप एक कैविएट मत क्रिएट करिए कि अगर आप हार जाएं तो आप वोटिंग मशीन पर आप ब्लेम डाल दीजिए।
जो अपोजिशन का दिख रहा है। मान लीजिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट ठीक नहीं मिलेगा तो आप महाभियोग का प्रयास करेंगे, आपको अगर चुनाव आयोग के नतीजे आपके मुताबिक नहीं मिलेंगे तो आप उस पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे। अरे यही प्रोसेस ने आपको बहुत जगह जीत दिलाई है। इसी प्रोसेस के आदिल से जवाब ले लेते हैं। आदिल बताइए, आदिल बताइए, आप एग्री करते हैं सुदेश किस बात से? दीपक साहब, आदिल बताइए, आप सुदेश किस बात से एग्री करते हैं? दीपक साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस, भाजपा या अन्य पार्टियों का मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र का मुद्दा है। इसे कोई पॉलिटिकल प्रिज्म से देखना गलत है, पहली बात। दूसरी बात, लोकतंत्र में प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उस पर जिम्मेवारी बनती है कि उसकी क्रेडिबिलिटी बने रहे। अभी हमारे शिवसेना के मित्र ने इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे टिप्पणी की थी। मैं उसमें एक और ऐड करना चाहूंगा। मोदी साहब ने वोटिंग डे पे जाके कैनवस किया था और कैंपेनिंग की थी। हमने इसकी कंप्लेन भी इलेक्शन कमीशन को की, पर इलेक्शन कमीशन ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। जहां तक वीवीपैट और ईवीएम का मुद्दा आता है, अगर हिंदुस्तान का एक वोटर, सुदेश साहब तो 10% और 99% की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं अगर हिंदुस्तान के एक वोटर को भी शक है या उस पर क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा यह मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि प्रोसेस क्रेडिबल है। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा, अब इस पे कोई दो राय नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एडमिटेड फैक्ट है कि मैलफंक्शनिंग हुई थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैराना में हुई थी। पहले हमने देखा था भिंड मध्य प्रदेश में भी हुई थी, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे इसने कोई सही तरीके से कार्रवाई नहीं की। सो हमारा निवेदन है, ये लोकतंत्र की बात है, डेमोक्रेसी की बात है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज कांग्रेस जीते, कल भाजपा जीते, परसों शिवसेना जीते। अगर लोकतंत्र पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है तो हिंदुस्तान के लिए ये बड़ी दुखद चीज है। नहीं, मुझे ये बताइए राजकुमार जी कि दुखद चीज तो होगी, मैं एग्री करता हूं आदिल की बात से यहां पर कि दुखद चीज तो होगी अगर 1% भी डाउट है। लेकिन क्या यह हकीकत है कि अब मोदी जी शी जिनपिंग और पुतिन की तरह बनना चाहते हैं? दीपक जी, आप मुझे इसके पीछे का थॉट बताइए, क्योंकि ऑलरेडी अमित शाह जी कह चुके हैं कि 50 साल की तैयारी अब हमको कर लेनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि शिवसेना ने इस प्रकार का बयान देकर मुझे लगता है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और ये भी विषय आज की बहस में मुझे दो बातें निकल कर पार्टी है। आपको लगता है कि आपकी सहयोगी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? नहीं, मेरा ये कहना है से लड़ रही है और आपसे मानना है कि आज शिवसेना के लोग शायद बाला साहब ठाकरे को भूल गए हैं, जिस उद्देश्य से बाला साहब ठाकरे भी यही कहते थे, जिस उद्देश्य को बाला साहब ठाकरे भी ये जिस कहते थे शिवसेना कि का 24 घंटे नहीं 25 घंटे जो है हमारा गठबंधन संकट में रहता है। नहीं, जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने जिस दल का गठन किया था, मुझे लगता है वो उसको पीछे छोड़ रहे हैं और राजनीतिक और वर्तमान अपने क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर वो आज निर्णय ले रहे हैं। आज दो मुद्दे, ईवीएम का मुद्दा मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जब कभी भी किसी राजनीतिक दल को अगर हार मिलती है तो उसका ठीकरा वो ईवीएम पे फूटता है। ईवीएम चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, मुझे लगता है कि ये सभी राजनीतिक दलीय सर्वदलीय नेता लोग बैठे, इस पर चर्चा करें, इस पर मंथन करें और उस मंथन का निर्णय अब इलेक्शन कमीशन को दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। उस पर बार बार किसी भी राजनीतिक दल का प्रश्न खड़ा करना मुझे लगता है उस संवैधानिक संस्था का अपमान है। इसलिए वो होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। अगर हम हार रहे हैं तो ईवीएम पे दोष देना, हम जीत गए तो ईवीएम ठीक है, ये धारणा मुझे लगता है गलत है। दूसरी बात, मोदी जी के बारे में ये कहना कि वह जिनपिंग और पुतिन की राह पर चल रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी उस धरती से जन्मे हैं जहां लोकतंत्र की जड़ें हजारों साल से पर काबिज है। लेकिन जिन दो देशों की बात कर रहे हैं जिसमें यही मैं कहना चाह रहा हूं, यही मैं कहना चाह रहा हूं दीपक जी, जिस जिनपिंग और पुतिन की बात कर रहे हैं वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां कम्युनिज्म और कम्युनिज्म जो तानाशाही पे चलता है वैसी ना जमीन ना धरातल ना जैसे व्यक्तित्व नहीं है। विकास के नाम पर हो सकता है कि वो उनका पीछा कर रहे हो, लेकिन मोदी जी इस देश के धरती पुत्र होने के नाते मुझे लगता है लोकतंत्र के रक्षक के रूप में वो खड़े हैं। ठीक है, और यहाँ आदिल की बात सुन लेते हैं, आदिल की बात सुन लेते हैं। आदिल बताइए। दीपक जी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा अपने मित्र के लिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस जीते, भाजपा जीते, शिवसेना जीते, बसपा जीते, ये समझिए आप।
हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स नहीं मैटर करते हिंदुस्तान की इंस्टीट्यूशंस की जब बात की जाती है। आज भाजपा है, कल कांग्रेस आएगी सरकार में, परसों शायद कोई और पार्टी होए। पर देखिए, अगर प्रणाली पे अगर एक कोई सवाल खड़ा होता है, और ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आप माना है कि वीवीपैट और ईवीएम्स की मैलफंक्शनिंग हुई थी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सो अब मुद्दे पे बात कीजिए, अगर क्वेश्चन मार्क है उसे सही करना हमारा फर्ज बनता है। अगर हिंदुस्तान का एक नागरिक को भी भरोसा उठ जाता है तो हम अपने आप को एक रोबस्ट लोकतंत्र नहीं कह सकते। इस चीज को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आंचल, आपको लगता है? मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द एक तो पहले इंक्वायरी करनी चाहिए। ऐसे मामलों को जितनी जल्दी इंक्वायरी मतलब लू ना लगे। और दूसरा ये कि अगर वीवीपैट लगातार, क्योंकि जैसे ही ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था, सरकार से भी लगातार कंसल्टेशन हुई, तो वाया मीडिया यही निकला कि वीवीपैट लगाए जाएंगे, जो डाउट्स है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वीवीपैट की वजह से इलेक्शन में ही इतना बड़ा रोड़ा अटकना शुरू हो जाए तो उसके लिए प्लान बी क्या है और इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, ये चीजें भी बहुत जल्दी सामने आनी चाहिए। और जहां तक ईसी की बात आती है, मुझे लगता है कि ये वो संस्थान है जहां पर उसका सिर्फ निष्पक्ष होना या न्याय करना जरूरी नहीं है, ऐसा दिखना भी चाहिए कि वो निष्पक्ष है और न्याय कर रहा है। दीपक जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये ऐसी स्थिति क्यों बार बार आती है? जब कोई राजनीतिक दल हार की कगार या हार की दिशा में जाने लगता है, उसका वो अपना ठीकरा ईवीएम पे फोड़ना शुरू करते हैं और चुनाव के समय बात करता है, चुनाव वोटिंग के समय बात करता है या चुनाव के तुरंत निर्णय करता है। अगर आप ईवीएम को लेकर ईमानदार है, 2009 याद है आपको? नहीं, मेरा कहना है जितना कहना चाहता हूँ, 2009 याद है आपको? मैं एक चीज मुझे बिल्कुल ध्यान है, मेरा ये मैं कहना है, ये आप इस विषय पर सभी राजनीतिक दल गंभीर है तो इस पर मुक्त चिंतन होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए, ना कि आप ये बोल रही थी चुनाव हार रहे तो उसका ठीक रहा। और ये हुआ। एक मिनट, मैं इसलिए बोल रही थी कि जल्दी इलेक्शन कमीशन को निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। हमारा देश कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का देश है दीपक, और अब होना ये शुरू हो गया है कि ईवीएम हैक प्रूफ है, फिक्स नहीं की जा सकती, लेकिन क्या लोगों का मैंडेट फिक्स किया जा सकता है? किराना में जहां पर वीवीपैट और ईवीएम मशीन्स ने प्रॉब्लम थी वो मुस्लिम बहुल इलाके थे, तो ऐसे में सवाल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुटनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि क्या बोलते हैं कि 100 गुनाह कर लो लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए। तो वही 100 गुनाह कोई आदमी कर ले लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो इलेक्शन की प्रोसेस है उसको जितने भी डाउट्स हैं उससे ऊपर रहना चाहिए, कम से कम हमें ये लगता है सैद्धांतिक तौर पर। तो फिलहाल हमारी इस महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर 9 बजे आपको बताएंगे टुनाइट विद दीपक चौरसिया। उसमें आप देखिए नए धार, नए रफ्तार, नए तेवर, नए अंदाज के साथ पूरी खबरें।